चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल साइंस का वायुमंडल की रचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वायुमंडल की रचना। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो विशाल आवरण पाया जाता है उसे वायुमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी से लगभग 4 से 500 किलोमीटर ऊंचाई तक घना रूप में फैला होता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है और पृथ्वी के साथ ही घूमता है। वायुमंडल की लगभग 97% गैसें 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, लेकिन इसकी बाहरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल मुख्य रूप से 3 तत्वों से बना है: गैस, जलवाष्प, धूलकण। इनके अतिरिक्त धुआं, लवण कण और सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। वायुमंडल की गैसें। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। ये गैसें 2 भागों में बांटी जाती है: भारी गैसें और हल्की गैसें। भारी गैसें मुख्य रूप से वायुमंडल के निचली परतों में पाई जाती है। प्रमुख भारी गैसें हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन। वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन से बना है। यह पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। ऑक्सीजन। वायुमंडल का लगभग 21% भाग ऑक्सीजन है। सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। श्वसन के समय जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा लगभग 0.03% है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक लेकिन पौधों के लिए उपयोगी है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। आर्गन। यह एक निष्क्रिय गैस है और इसकी मात्रा लगभग 0.94% है। हाइड्रोजन। यह सबसे हल्की गैस है, फिर भी भारी गैसों के साथ गिनी जाती है। यह वायुमंडल में लगभग 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। शुष्क वायु की संरचना। इसमें नाइट्रोजन 78.03% होता है, लगभग इसको 78% हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीजन 20.99%, इसे 21%। आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हल्की गैसें। हल्की गैसें वायुमंडल की ऊपरी परतों में पाई जाती है। इनकी मात्रा बहुत कम, लगभग 0.01% होती है। प्रमुख हल्की गैसें हैं हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन और जेनॉन। ये सभी निष्क्रिय गैसें हैं। ओजोन गैस। ओजोन गैस वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। यदि ओजोन परत न हो तो पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी पहुंचती और जीवन असंभव हो जाता। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसमें सबसे अधिक परिवर्तन होता है। इसकी मात्रा कभी भी 5% से अधिक नहीं होती। जलवाष्प मुख्य रूप से वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। जलवाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, वर्षा, हिमवर्षा, ओलावृष्टि और पाला जैसी मौसमी घटनाएं होती है। धूलकण। वायुमंडल में धूलकणों का भी विशेष महत्व है। ये सूर्य के प्रकाश को फैलाने में सहायक होते हैं, जिससे आकाश जो है नीला दिखाई देता है। धूलकणों के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है। जलवाष्प इन्हीं कणों पर संघनित होकर बादल, कोहरा और वर्षा उत्पन्न करता है। अब हम लोग इसके कुछ एमसीक्यू प्रश्न उत्तर करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या जीवमंडल? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य के आकर्षण के कारण, चंद्रमा के प्रभाव के कारण। तो किसके कारण जुड़ा रहता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण।
वायुमंडल की लगभग 97% गैसें कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है? 10 किलोमीटर, 29 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर? तो कितनी किलोमीटर ऊंचाई तक? 29 किलोमीटर। वायुमंडल की बाहरी सीमा लगभग कितनी मानी जाती है? 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर? तो कितनी मानी जाती है? 10,000 किलोमीटर। वायुमंडल के मुख्य घटक कौन से हैं? पहला है गैस धूल धुआं, दूसरा है गैस जलवाष्प धूलकण, तीसरा है जलवाष्प वर्षा कोहरा, चौथा है गैस है वर्षा हिम। तो क्या है वायुमंडल के प्रमुख घटक? गैस, जलवाष्प और धूलकण। वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या आर्गन? तो क्या कौन सी गैस है सबसे अधिक? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21%, 78%, 0.03%, 0.94%। तो नाइट्रोजन 78%। सभी जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या हाइड्रोजन? तो कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? 78%, 0.94%, 21% या 0.03%? तो कितनी है? 21%। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में लगभग कितनी है? 0.03%, 0.94%, 1%, 21%? 0.03%। निम्न में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन? आर्गन निष्क्रिय गैस है। आर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी है? 0.03%, 0.94%, 21%, 78%? तो 0.94%। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हल्की गैसें मुख्य रूप से वायुमंडल की निचली परत में, मध्य परत में, ऊपरी परत में या सभी परतों में पाई जाती है। तो हल्की गैसें ऊपरी परतों में पाई जाती है। ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें, परावैंगनी किरणें या रेडियो तरंगें? जब परावैंगनी किरणें से। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 1, 2, 3 या 4? कितने होते हैं ओजोन के एक अणु में? 3 परमाणु। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है? 10%, 8%, 5% या 15%? कितनी हो सकती है? 5%। बादल, वर्षा और कोहरा किसके कारण होते हैं? गैसों के कारण, ओजोन के कारण, जलवाष्प के कारण, ऑक्सीजन के कारण? तो किसके कारण होते हैं? जलवाष्प के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है, क्यों? जलवाष्प के कारण, ओजोन के कारण, धूल कणों के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? तो धूल कणों के कारण। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज फिजिकल साइंस का वायुमंडल की रचना के बारे में पढ़ा, उससे संबंधित 20 प्रश्न के उत्तर कंप्लीट किए। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल WB क्लासेस 02 हीरो में। आज के इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल की संरचना और उससे संबंधित 5 परतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 30 MCQ टाइप्स के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे भी आपका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक विशाल घेरा है। तापमान और वायु दाब में बदलाव के आधार पर इसे मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा के पास लगभग 10 से 18 किलोमीटर तक और ध्रुवों के पास लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल की अधिकांश गैस से जलवाष्प और धूलकण इसी परत में पाए जाते हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वायु कभी शांत नहीं रहती। इस परत में ऊपर जाने पर तापमान
घटता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। वर्षा, आंधी तूफान और चक्रवात जैसी सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती है। भूमध्य रेखा, यह पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जो इसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ गर्मी अधिक होती है और क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग यहाँ पर 10 से 18 किलोमीटर तक होती है। तो भूमध्य रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच की काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। ध्रुव पृथ्वी के सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु है जहां तापमान बहुत कम होता है, जिसके कारण यहाँ की वायु जो है घनी होती है और यहाँ क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर तक होती है। ये यहाँ पर है नॉर्थर्न पोल, इधर है साउथर्न पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर की परत को समताप मंडल कहते हैं। यह क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ बादल, आंधी और तूफान नहीं होते, इसलिए यह जेट प्लेन उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है। यहाँ पर कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहते हैं हम लोग। ओजोन परत, इस मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। मध्यमंडल, मेसोस्फेयर, यह वायुमंडल की तीसरी और सबसे ठंडी परत है। यह समताप मंडल के ऊपर 90 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से घटता है और लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उल्कापिंड, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में प्रवेश करते ही जलकर राख हो जाते हैं। ताप मंडल, थर्मोस्फेयर, इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ गैसें आयनित अवस्था में होती है। यह 90 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ सूर्य की ऊर्जा के कारण तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है जो 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस परत में अंतरिक्ष यान और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। रेडियो तरंगे इसी परत से टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती है। वायुमंडल, एक्सोस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी और बाहरी परत है। यह 600 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र है। यहाँ वायु बहुत ही विरल होती है और वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में बांटा गया है। सममंडल धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग होता है। यहाँ गैसों का अनुपात ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का लगभग एक समान रहता है। विषम मंडल 90 से 10,000 किलोमीटर तक का यह भाग है। यहाँ गैसों का अनुपात ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। लैप्स रेट, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की दर को सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के कारण ओजोन परत पतली हो रही है जिससे ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो चलिए संक्षिप्त रूप से सभी परतों के बारे में जानते हैं। पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग में 10 से 18 किलोमीटर तक होती है। बहुत सारे बुक में ऊंचाई जो है अलग अलग हो सकता है, इसलिए ऊंचाई सब लगभग में दिया हुआ है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। यह सबसे निचली परत है और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
दूसरा है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 50 किलोमीटर होती है। जेट विमान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। ऊंचाई के साथ तापमान इसमें बढ़ता है। मध्य मंडल मेजोस्फीयर, इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 90 किलोमीटर तक होती है। ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से घटता है। अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड होते हैं इस परत में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह तीसरा सबसे ठंडा परत है। तापमंडल, इसकी ऊंचाई लगभग 90 से 600 किलोमीटर तक होती है। इसे थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर कहते हैं। रेडियो तरंगों का प्रवर्तन करता है। अंतरिक्ष यान और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इसमें स्थापित होते हैं। इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल एक्सोस्फेयर 600 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र होता है। यह सबसे ऊपरी और सबसे बाहरी का परत है। कृत्रिम उपग्रह इसमें प्रक्षेपित किए जाते हैं। शॉर्ट नोट के तौर पर इसे याद रखने का ट्रिक है सभी परत का। क्षोभ, सम, मध्य, ताप, वही। क्षोभ से क्षोभ मंडल, सम से समताप मंडल, मध्य से मध्य मंडल, ताप से ताप मंडल, वही से वही मंडल। अब चलिए इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू टाइप के प्रश्न उत्तर करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। तो कौन सी है? क्षोभ मंडल। परिवर्तन मंडल किस परत को कहा जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा के पास कितनी होती है? 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर होती है। वायुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी कमी आती है? 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा की ऊंचाई क्या है? 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर। तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। जेट विमान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो जेट विमान उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे उपयुक्त परत है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो मध्य मंडल है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, -50 डिग्री सेल्सियस, -90 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या वायुमंडल में। अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्कापिंड है मध्य मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। किस मंडल को आयन मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या वायुमंडल। तो ताप मंडल को आयन मंडल कहा जाता है। रेडियो तरंगों का प्रवर्तन किस परत से होता है? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या क्षोभ मंडल। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन जो है वो ताप मंडल से होता है। ताप मंडल में तापमान की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? 100 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ताप मंडल में तापमान की अधिकतम सीमा 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। ध्रुवीय ज्योति किस परत में देखी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या मध्य मंडल। तो ध्रुवीय ज्योति जो है ताप मंडल में देखी जाती है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? मध्य मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल या समताप मंडल। तो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत वायुमंडल है। रासायनिक संगठन के आधार पर 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं? सममंडल, विषम मंडल, आयन मंडल या ओजोन मंडल।
तो रासायनिक संगठन के आधार पर 90 किलोमीटर तक के ऊंचाई वाले भाग को सममंडल कहते हैं। विषम मंडल का विस्तार कहां से कहां तक है? 0 से 90 किलोमीटर, 90 से 10,000 किलोमीटर, 50 से 600 किलोमीटर या 10 से 50 किलोमीटर। तो विषम मंडल का विस्तार 90 से 10,000 किलोमीटर तक है। सममंडल में किन गैसों का मिश्रण मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन, ओजोन और कार्बन या केवल नियॉन? तो सममंडल में मुख्य रूप से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। नॉक्टिल्यूसेंट बादल किस परत में बनते हैं? नॉक्टिल्यूसेंट बादल जो है रात में चमकने वाले बादल होते हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल में? तो नॉक्टिल्यूसेंट जो बादल है वो मध्य मंडल में बनते हैं। ताप मंडल में गैस किस रूप में मौजूद होते हैं? ठोस के रूप में, अणु और परमाणु के रूप में, जलवाष्प के रूप में या बर्फ के कण के रूप में? तो ताप मंडल में गैस जो है अणु और परमाणु के रूप में मौजूद होते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर किस परत में तापमान घटता है? समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल, बहिमंडल? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान है क्षोभ मंडल और मध्य मंडल दोनों में घटता है। ओजोन परत सूर्य की किन किरणों को सोखती है? अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें? तो ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणें को सोखती है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज या मैग्नेटोपोज? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को ट्रोपोपोज कहते हैं। वायुमंडल का लगभग 99% द्रव्यमान किन दो परतों में समाहित है? क्षोभ और समताप मंडल, ताप और बहिमंडल, मध्य और ताप मंडल, केवल क्षोभ मंडल में? तो वायुमंडल का लगभग 99% जो द्रव्यमान है वो क्षोभ और समताप मंडल में समाहित है। इनमें से किस परत में हवा का घनत्व सबसे कम होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बहिमंडल में? तो बहिमंडल में जो हवा का घनत्व है सबसे कम होता है। साउंडिंग रॉकेट का उपयोग किस परत की जानकारी के लिए किया जाता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? तो साउंडिंग रॉकेट का प्रयोग जो है समताप मंडल के लिए किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस परत में स्थित है? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या बहिमंडल? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मुख्य रूप से ताप मंडल में स्थित होते हैं। जाड़े के दिनों में ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी हो जाती है? 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 7 से 8 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? तो जाड़े के दिनों में ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है 7 से 8 किलोमीटर तक हो सकती है। समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में जाना और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर किए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल WB क्लासेस में। कल हम लोगों ने वायुमंडल के परतों के बारे में जाना था, आज उससे आगे की कहानी को जानेंगे और उससे संबंधित MCQ टाइप के प्रश्न उत्तर करेंगे जो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने वायुमंडल के 5 परतों के बारे में जाना था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिमंडल। आज इसके आगे की कहानी को जानते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में परिवर्तन। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल के तापमान, वायुदाब, घनत्व और गैसों की मात्रा में परिवर्तन होता है। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। इन परतों की मुख्य विशेषता यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटने लगता है। पृथ्वी की सतह के पास तापमान औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से कम हो जाता है। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में ऊपर जाने पर तापमान जो है घटता है। समताप मंडल और ताप मंडल, इन परतों में इसके विपरीत प्रक्रिया होती है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने लगता है। समताप मंडल में ओजोन गैस की मौजूदगी और ताप मंडल में सौर विकिरण के अवशोषण के कारण ऐसा होता है।
तो समताप मंडल और ताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है। दाब या दबाव, किसी सतह पर वायु द्वारा लगाए गए बल दाब कहलाते हैं। सरल शब्दों में कहें, हवा का भार जो पृथ्वी पर पड़ता है वही वायु दाब है। ऊंचाई पर दाब कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है। घनत्व, किसी निश्चित आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को घनत्व कहते हैं। वायुमंडल में इसका मतलब है किसी स्थान पर हवा कितनी घनी या विरल है उसे ही घनत्व कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर हवा अधिक घनी होती है, जबकि ऊंचाई पर हवा विरल होती है। हवा गर्म होकर ऊपर क्यों उठती है? अणुओं की हलचल, जब हवा गर्म होती है तो उसके अंदर के अणु ऊर्जा पाकर तेजी से भागने लगते हैं। वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे हवा फैल जाती है। घनत्व में कमी, क्योंकि गर्म हवा फैल जाती है, इसलिए एक निश्चित जगह में हवा के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। विज्ञान की भाषा में कहे तो गर्म हवा का घनत्व ठंडी हवा के मुकाबले कम होता है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में हल्की हो जाती है। उत्प्लावन बल, प्रकृति का नियम है कम घनत्व वाली चीजें हमेशा अधिक घनत्व वाली चीजें के ऊपर तैरती है। जैसे पानी में लकड़ी तैरती है क्योंकि वह हल्की होती है, ठीक वैसे ही भारी और ठंडी हवा नीचे बैठती है और हल्की गर्म हवा को ऊपर की ओर ढकेल देती है। तो इस प्रकार जो है हम लोग जाने हवा गर्म होकर ऊपर क्यों उठती है। अणुओं की हलचल के कारण जो हवा गर्म होने से फैल जाती है, घनत्व की कमी के कारण, और उत्प्लावन बल के कारण जो है गर्म हवा ऊपर उठती है। ऊंचाई के साथ वायु दबाव में बदलाव, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं हवा विरल होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु का दबाव कम हो जाता है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब 1014 मिलीबार होता है, जो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटकर मात्र 265 मिलीबार रह जाता है। यही कारण है कि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हवा जो है कम घनी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु का दबाव ऊपर में कम हो जाता है। संवहन प्रवाह और आंधी, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी की सतह गर्म होती है, जिससे उसके संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है। हल्की हवा ऊपर की ओर उठती है और ऊपर की ठंडी हवा उसका स्थान लेने नीचे आती है। हवा के इस चक्र को संवहन प्रवाह चक्र कहते हैं। जब किसी स्थान पर वायु दाब बहुत कम होता है तो आसपास के उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से ठंडी हवा बहुत तेजी से उस खाली जगह को भरने के लिए आती है। हवा की इसी गति को आंधी कहा जाता है। ओजोन मंडल और उसका महत्व, समताप मंडल के निचले हिस्से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई को ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोख लेती है। यदि यह परत न होती तो पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाता कि जीवन संभव नहीं होता। ओजोन परत का क्षय, मानव निर्मित गैसें जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और हेलोन ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। इन पदार्थों को ODS, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाला क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के लगभग 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। अब इसके कुप्रभाव, मनुष्य में त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है, जिससे पैदावार कम हो जाते हैं। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। आयन मंडल, आयनोस्फीयर, समताप मंडल के ऊपर 80 से 600 किलोमीटर तक के क्षेत्र को आयन मंडल कहते हैं। यहाँ सूर्य की तीव्र किरणों के कारण गैसों के कणों का आयनीकरण हो जाता है। इस परत की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला है रेडियो संचार। यह परत पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित कर देता है, जिससे हम रेडियो और वायरलेस संचार कर पाते हैं। मेरु ज्योति, यहाँ रात के समय रंगीन प्रकाश दिखाई देते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव पर सुमेरु ज्योति और दक्षिणी ध्रुव पर कुमेरु ज्योति कहते हैं। चलिए अब इससे संबंधित MCQ टाइप्स के प्रश्न उत्तर करते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है?
समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या ताप मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। सभी मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? ताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल। तो सभी मौसम संबंधी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यह विशेषता किस परत की है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल या फिर आयन मंडल। तो ऊंचाई के साथ जो है तापमान घटता है यह क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल के साथ और मध्य मंडल में। बाकी समताप मंडल में तापमान बढ़ता है, ताप मंडल में भी बढ़ता है, ताप मंडल को ही आयन मंडल कहा जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाए जाते हैं। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? O2, CO2, O3 या N2। तो O3। ओजोन परत सूर्य की किस किरण से रक्षा करता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य या एक्सरे। तो पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर ताप मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो मध्य मंडल है। उल्कापिंड किस परत में जलकर नष्ट हो जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो उल्कापिंड मध्य मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। ताप मंडल को किस नाम से भी जाना जाता है? ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो ताप मंडल को जो है हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो रेडियो तरंगों का परावर्तन जो है आयन मंडल से होता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस परत में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ताप मंडल में स्थित है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब का क्या होता है? बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है या फिर अचानक बढ़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर जो वायु दाब है वो घटता है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 760 MB, 1014 MB, 265 MB या 100 MB। तो समुद्र तल पर जो औसत दाब होता है 1014 MB होता है। 10 किलोमीटर ऊंचाई पर वायु दाब लगभग कितना रह जाता है? 1014 MB, 760 MB, 265 MB या 100 MB। तो 10 किलोमीटर ऊंचाई तक जो वायु दाब होता है 265 MB यानी मिलीबार रहता है। ऊंचे पर्वत पर सांस लेने में कठिनाई का कारण क्या है? अधिक तापमान, अधिक दाब, कम ऑक्सीजन या अधिक नाइट्रोजन। तो ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई कम ऑक्सीजन की वजह से आती है। हवा गर्म होकर ऊपर क्यों उठती है? दाब बढ़ने से, घनत्व बढ़ने से, घनत्व कम होने से या गुरुत्व बढ़ने से। तो घनत्व कम होने के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। कम घनत्व वाली वस्तु क्या करती है? नीचे बैठती है, ऊपर उठती है, स्थिर रहती है या नष्ट हो जाती है। जो कम घनत्व वाली वस्तु होती है वो ऊपर उठती है। संवहन प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण, तापमान का अंतर, पृथ्वी का घूर्णन या ओजोन परत। तो संवहन प्रवाह का मुख्य कारण तापमान का अंतर है। आंधी का निर्माण किस कारण होता है? अधिक दबाव से, कम तापमान से, कम वायु दाब से या फिर अधिक घनत्व से। तो आंधी का जो निर्माण होता है कम वायु दाब के कारण होता है। ये 19 नंबर होगा। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कहलाती है GHG, ODS, LPG या NGO। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस ODS कहलाती है। CFC का पूर्ण रूप क्या है? क्लोरीन फ्री कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोराइड क्लोरीन, केमिकल फ्री कंपाउंड। तो CFC का पूर्ण रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्लोरीन परमाणु कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है? 100, 1000, 10,000 या 1 लाख। तो एक क्लोरीन परमाणु जो है 1000 ओजोन अणुओं को नष्ट कर देता है। ओजोन क्षय से कौन सी बीमारी हो सकती है?
मलेरिया, त्वचा कैंसर, टीबी या डेंगू। तो ओजोन क्षय के कारण त्वचा कैंसर होता है। पौधे पर ओजोन क्षय का प्रभाव क्या होता है? विकास बढ़ता है, प्रकाश संश्लेषण घटता है, जल अवशोषण बढ़ता है या पत्तियां मोटी होती है। तो पौधों पर ओजोन क्षय के कारण प्रकाश संश्लेषण दर जो है वो घट जाता है। वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण क्या है? ओजोन परत की वृद्धि, ओजोन परत का क्षय, अधिक वर्षा या कम CO2। तो ओजोन परत के क्षय के कारण जो है वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग होता है। आयन मंडल में गैस किस अवस्था में होते हैं? ठोस, द्रव, गैसीय या आयनिक। आयन मंडल में जो गैस होते हैं वो आयनिक अवस्था में होते हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाले ज्योति क्या कहलाते हैं? कुमेरु ज्योति, सुमेरु ज्योति या सूर्य ज्योति या चंद्र ज्योति। तो उत्तरी ध्रुव पर सुमेरु ज्योति। दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देने वाले ज्योति क्या कहलाते हैं? सुमेरु ज्योति, ध्रुवीय ज्योति, कुमेरु ज्योति या सौर ज्योति। तो कुमेरु ज्योति। घनत्व का सही अर्थ क्या है? भार, आयतन, प्रति आयतन द्रव्यमान या दाब। तो घनत्व का मतलब होता है प्रति आयतन द्रव्यमान। पृथ्वी की सतह के पास हवा कैसी होती है? विरल होती है, हल्की होती है, घनी होती है या फिर आयनित होती है। तो पृथ्वी की सतह के पास जो हवा होती है वो घनी होती है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वायुमंडल के परत को कंप्लीट किया है, उससे संबंधित MCQ टाइप्स के प्रश्न उत्तर किए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हरित गृह प्रवाह और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे डायरेक्ट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मिस ना हो जाए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित गृह प्रवाह एवं वैश्विक उष्णता। तो हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हरित गृह प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म रखने में मदद करती है। यदि यह प्रवाह ना होता तो पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि यहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता। सूर्य की किरणें, दृश्य प्रकाश और लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। पृथ्वी की सतह इन किरणों को सोख लेती है और गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद पृथ्वी इस ऊर्जा को अवरक्त विकिरणों या लंबी तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर छोड़ती है। वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें जैसे CO2 इन किरणों को बाहर जाने से रोक लेती है और इन्हें वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है, जिससे वातावरण गर्म बना रहता है। तो हरित गृह प्रवाह क्या है? सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे आती है, तो पृथ्वी पर से जब ये किरणें टकरा के वापस जाती है तो इन्हें जो है कुछ गैसें वापस जाने से रोक लेती है, जिसके कारण जो वातावरण है गर्म हो जाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें। वायुमंडल में मौजूद वो गैसें जो गर्मी को सोखती है उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। मुख्य रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल के जलने से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन धान के खेतों, पशुपालन और कचरे के ढेर से पैदा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O खेती में उर्वरकों के उपयोग से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC फ्रिज और AC से निकलने वाली कृत्रिम गैस है, जलवाष्प H2O यह सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि वह गर्मी को नहीं सोखती है। वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। जब मानवीय गतिविधियां जैसे जंगलों की कटाई और प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो पृथ्वी का औसत तापमान सामान्य से अधिक होने लगता है। इसी बढ़ते तापमान को हम लोग वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक उष्णता के दुष्परिणाम। ग्लेशियरों का पिघलना। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी बर्फ और पहाड़ों के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि। बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में मुंबई या न्यूयॉर्क जैसे
तटीय शहरों के डूबने का खतरा बना है। जलवायु परिवर्तन जैसे बेमौसम बारिश, भीषण सूखा, चक्रवात और लू जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ रही है। कृषि पर प्रभाव, अत्यधिक गर्मी और बदलते मौसम के कारण फसलों की पैदावार कम हो सकती है, जिससे खाद्य संकट पैदा हो सकता है। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस से 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो 2030 तक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। समाधान, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए और प्रदूषण को कम करना चाहिए, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो कम हो सके। तो चलिए हरित गृह प्रवाह से संबंधित एमसीक्यू टाइप के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्य रूप से कौन सी गैस हरित गृह प्रवाह के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हरित गृह प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली कौन सी विकिरणें ग्रीन हाउस गैस द्वारा अवशोषित की जाती है? पराबैंगनी किरणें, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश या एक्स किरणें? तो अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड किरणों को जो है ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित कर लेती है। हरित गृह की दीवारें किस पदार्थ की बनी होती है? लोहे की, लकड़ी की, शीशे की या कंक्रीट की? तो हरित गृह प्रवाह की जो दीवारें होती है वो शीशे की बनी होती है। वैश्विक उष्णता का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, समुद्र के पानी में कमी या ओजोन परत का मोटा होना? तो वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि है। इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस गैसें है। धान के खेतों और पशुपालन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रमुखता से निकलती है? CO2, मीथेन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो मीथेन जो है मुख्य रूप से निकलती है। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? 0.14 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस? तो पृथ्वी के औसत तापमान में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2030 ईस्वी तक पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि होने की संभावना है? 0.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस? तो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस जो वृद्धि होने की संभावना है। वैश्विक उष्णता के कारण ग्लेशियरों के पिघलने का परिणाम क्या होगा? वर्षा की कमी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, समुद्र के जल स्तर में कमी या फिर वायुमंडल का ठंडा होना? तो ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? धान के खेत, ज्वालामुखी, रेफ्रिजरेटर और AC, वाहनों का धुआं। जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? CO2 को सोखना, पराबैंगनी विकिरणों को रोकना, बारिश करवाना या ऑक्सीजन करवाना? तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणें की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? छोटी होती है, लंबी होती है, बहुत छोटी होती है, इनमें से कोई नहीं? तो लंबी होती है। हरित गृह प्रवाह का नाम हरित गृह क्यों पड़ा? क्योंकि यह हरियाली फैलाता है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में पौधों के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यह गैस से हरी होती है, इनमें से कोई नहीं? तो ये ठंडे प्रदेशों में जो पौधे के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं इसलिए इसका नाम हरित गृह पड़ा है। इनमें से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में ऊष्मा को सोखती है? नाइट्रोजन, जलवाष्प, हाइड्रोजन या हीलियम? तो जलवाष्प जो है वो मुख्य रूप से ऊष्मा को सोखती है। वैश्विक उष्णता का कृषि पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? फसल उत्पादन में ह्रास, सिंचाई की कम आवश्यकता, मिट्टी की उर्वरता में भारी वृद्धि या फसलों का जल्दी पकना? तो फसल उत्पादन में ह्रास यानी कमी होती है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से किन क्षेत्रों को डूबने का खतरा है? रेगिस्तानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, हिमालय की चोटियां या पठारी क्षेत्र? तो समुद्र के जल स्तर बढ़ने से जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसके डूबने का खतरा है। ग्रीन हाउस प्रवाह के बिना पृथ्वी का तापमान कैसा होगा? बहुत गर्म, बहुत ठंडा, जैसा अभी है वैसा ही है, रहने लायक नहीं, अत्यधिक गर्म होने के कारण? तो नहीं,
ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना जो पृथ्वी का तापमान होगा बहुत ठंडा हो जाएगा। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? अधिक वर्षा, जीवाश्म ईंधन का दहन और जंगलों की कटाई, सौर ऊर्जा का उपयोग या खेती में वृद्धि। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा का बढ़ने का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन का दहन और जंगलों की कटाई। ग्रीन हाउस के भीतर तापमान बाहर के तापमान की तुलना में कैसा होता है? कम होता है, समान होता है, अधिक गर्म होता है या फिर शून्य होता है? तो ग्रीन हाउस के भीतर जो तापमान बाहर के तापमान की तुलना में अधिक गर्म होता है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या है? अधिक पेड़ लगाना, अधिक गाड़ियां चलाना, AC का उपयोग बढ़ाना या जंगलों को साफ करना। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग अधिक पेड़ लगाएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों का आज हरित गृह प्रवाह टॉपिक जो है खत्म हो गया है। इसी तरीके से कोई भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो जाए तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले। ये सभी टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप अपना रिवीजन करते रहे और अपने एग्जाम में स्कोर को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहे। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा के स्रोत पर चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल बोर्ड के माध्यमिक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं हो जाए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। पहला है परंपरागत स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, गैर परंपरागत स्रोत को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिनके भंडार सीमित हैं, उन्हें परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दबे पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष प्राकृतिक घटनाओं और रासायनिक परिवर्तनों के कारण ईंधन में बदल गए। इन्हें ही हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसके उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इनमें मौजूद कार्बन यौगिक का दहन वातावरण के लिए हानिकारक होता है। जीवाश्म ईंधन के दुष्प्रभाव। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से पर्यावरण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। ईंधन में मौजूद कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। प्रदूषण। इनके जलने से CO, SO2, NO2 जैसे हानिकारक गैसें, धुआं और धूलकण निकलते हैं, जो वायु, जल और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। स्वास्थ्य समस्या। प्रदूषित हवा के कारण मनुष्य में दमा, क्षय रोग और फेफड़ा के कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे लकड़ी। यह प्राचीन काल से ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत रही है। आज भी गांव में इसका उपयोग होता है, लेकिन यह भी वातावरण को प्रदूषित करता है। जल विद्युत। नदियों पर बांध बनाकर पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। परमाणु ऊर्जा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उपयोग बढ़ा। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणुओं को तोड़कर परमाणु विखंडन प्रक्रिया द्वारा अपार ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़े। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जीवाश्म ईंधन, लकड़ी, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा ये सब शामिल होते हैं। अब चलिए इससे संबंधित MCQ टाइप के प्रश्न उत्तर करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं? जिनका उपयोग हाल में शुरू हुआ है, जिनके भंडार असीमित है, जिनका उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है, जो प्रदूषण नहीं करते। तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जिनका उपयोग लंबे समय से होता आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लकड़ी। तो लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी लावा से, समुद्री जल से, प्राचीन पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष से या वायुमंडलीय गैसों से। तो जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण है प्राचीन पेड़ पौधे और जानवरों के अवशेष से हुआ है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO, CO2, SO2 या NO2।
तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से CO2 गैस जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? केवल जल प्रदूषण, केवल मृदा प्रदूषण, केवल ध्वनि प्रदूषण या वायु, जल और मृदा प्रदूषण? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु, जल और मृदा प्रदूषण होते हैं। प्रदूषित वायु से कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया, दमा, टाइफाइड या हैजा? तो प्रदूषित वायु से जो है दमा होती है। लकड़ी को ऊर्जा का कौन सा स्रोत माना जाता है? नवीकरणीय और प्रदूषित रहित, अनवीकरणीय और प्रदूषित रहित या परंपरागत और लेकिन प्रदूषणकारी, अपारंपरिक और स्वच्छ? तो लकड़ी जो है वो परंपरागत है लेकिन प्रदूषणकारी है। जल विद्युत में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा? जल विद्युत में जो है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? कोयला, परमाणु रिएक्टर, बांध और बहता जल या पवन चक्की? तो जल विद्युत के लिए बांध और बहता जल इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया पर आधारित है? दहन, प्रकाश संश्लेषण, परमाणु विखंडन या वाष्पीकरण? तो परमाणु ऊर्जा जो है परमाणु विखंडन पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, यूरेनियम या एल्युमिनियम? तो परमाणु ऊर्जा के लिए जो हम लोग है यूरेनियम का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा संरक्षण का सही उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का अपव्यय करना, केवल जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा बचाना या ऊर्जा उत्पादन रोकना? तो ऊर्जा संरक्षण का जो सही उद्देश्य है वो है भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऊर्जा बचाना। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ये वे स्रोत है जिनका उपयोग हम हाल के वर्षों में अधिक करने लगे हैं क्योंकि ये प्रदूषण कम फैलाते हैं और कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर इसका बहुत छोटा भाग ही पहुंचता है जिसे हम मुख्य रूप से दो तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। पहला है सोलर थर्मल रूट के रूप में। इसमें सौर यंत्र जैसे सोलर कुकर सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। इसका उपयोग खाना पकाने या पानी गर्म करने में करते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक रूट, इसमें सोलर सेल का उपयोग होता है। ये सेल अर्धचालक जैसे सिलिकॉन के बने होते हैं जो सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। कई सोलर सेल को जोड़कर सोलर पैनल बनाया जाता है। दूसरा जैसे पवन ऊर्जा, बहती हुई हवा की गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्की के बड़े पंखे जब हवा से घूमते हैं तो उनकी यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करने में किया जाता है। पुराने समय में इसका उपयोग अनाज पीसने या कुआं से पानी निकालने में होता था। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल स्तर ऊपर नीचे होता है जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। इस दौरान पानी के चढ़ने और उतरने की ऊर्जा को बांध बनाकर और टरबाइन घुमाकर बिजली में बदला जाता है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के भीतर गहराई में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है जिन्हें मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा की गर्मी से भूमिगत जल गर्म होकर भाप बन जाता है। इस गर्म भाप या जल जैसे गीजर या गर्म झरने की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 100 मीटर की गहराई पर तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। बायोमास ऊर्जा, पशुओं के गोबर, सूखे पत्ते, लकड़ी और कचरे जैसे जैविक पदार्थों को बायोमास कहते हैं। बायोमास जब गोबर और कचरे को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की मदद से बायोगैस बनती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, साथ ही कुछ मात्रा में CO2 और H2S भी होती है। यह खाना पकाने के लिए एक बेहतरीन और स्वच्छ ईंधन है। कोयला तल मीथेन एवं मीथेन हाइड्रेट, कोयला तल मीथेन यह प्राकृतिक गैस है
जो कोयला खदानों में कोयला की परतें के साथ पाई जाती है। पहले इसे व्यर्थ समझकर छोड़ दिया जाता था, पर अब इसे ऊर्जा के रूप में इकट्ठा किया जा रहा है। मीथेन हाइड्रेट, इसे ज्वलनशील बर्फ भी कहा जाता है। यह आर्कटिक के बर्फीले क्षेत्रों और समुद्र की गहराई में बर्फ के रूप में जमी मीथेन गैस है। भविष्य में यह ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। नवीकरणीय स्रोत, वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य वायु के माध्यम से। मीथेन बायोमास का मुख्य घटक है जो जलने पर धुआं नहीं देता। सतत विकास, ऊर्जा का ऐसा उपयोग जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। प्रदूषण मुक्त, गैर परंपरागत स्रोत पर्यावरण के अनुकूल होते हैं क्योंकि इनसे हानिकारक गैसें कम निकलती है। अपशिष्ट प्रबंधन, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट तकनीक से न केवल बिजली मिलती है बल्कि कचरे का सही निपटान भी हो जाता है और अच्छी खाद प्राप्त होती है। अब चलिए इससे एमसीक्यू टाइप के प्रश्न उत्तर करते हैं। सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? लोहा, सिलिकॉन, तांबा या एल्युमिनियम? तो सौर सेल के लिए सिलिकॉन का। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन है। किसे ज्वलनशील बर्फ के नाम से भी जाना जाता है? कोयला तल मीथेन, बायोमास, मीथेन हाइड्रेट या भूतापीय ऊर्जा? तो मीथेन हाइड्रेट को ज्वलनशील बर्फ के नाम से जाना जाता है। पवन चक्की में टरबाइन घुमाने के लिए हवा की किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा? तो पवन चक्की में टरबाइन को घुमाने के लिए हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के भीतर प्रति 100 मीटर की गहराई पर तापमान लगभग कितना डिग्री बढ़ जाता है? 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। सोलर कुकर सूर्य की विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? विद्युतीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा? तो सोलर कुकर जो है सूर्य की विकिरण ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूमना, समुद्री लहरें, चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या भारी वर्षा? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने का मुख्य कारण जो चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। वह ऊर्जा जो पृथ्वी के भीतर पिघले हुए मेग्मा की गर्मी से प्राप्त होता है क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? तो पृथ्वी के भीतर पिघले हुए मेग्मा से प्राप्त गर्मी को हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। बायोगैस बनाने की प्रक्रिया में किस जीव की मदद ली जाती है? विषाणु की, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया की, कवक की या फिर प्रोटोजोआ की? तो बायोगैस बनाने के लिए मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का हेल्प लिया जाता है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय या गैर परंपरागत है। कोयला खदानों में परतों के साथ पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं? बायोगैस, कोयला तल मीथेन, एलपीजी या ऑक्सीजन? तो कोयला खदानों में परतों के साथ पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस को कोयला तल मीथेन कहते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक रूट का क्या कार्य है? पानी गर्म करना, खाना पकाना, सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदलना या कचरा साफ करना? तो सोलर फोटोवोल्टाइक रूट का जो मुख्य कार्य है सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में बदलना। सतत विकास का क्या अर्थ है? केवल वर्तमान के लिए संसाधन का उपयोग, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाते हुए उपयोग करना, सभी संसाधनों को तुरंत खत्म करना या केवल तकनीक का विकास करना? तो सतत विकास का जो अर्थ है भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन को बचाते हुए उपयोग करना। बायोमास के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता? पशुओं का गोबर, सूखे पत्ते, प्लास्टिक और कांच या लकड़ी? तो प्लास्टिक और कांच जो है बायोमास के अंतर्गत नहीं आते। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मुख्य लाभ क्या है? ये बहुत महंगे होते हैं, ये प्रदूषण फैलाते हैं, यह पर्यावरण के अनुकूल और प्रदूषण मुक्त होते हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा जो है ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण मुक्त होते हैं। अब चलिए इसे हम लोग एक शॉर्ट नोट की तरह जानते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत को। परंपरागत जो स्रोत होते हैं वो सीमित होते हैं, इसका बार बार उपयोग नहीं होता है, ये खत्म हो सकते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, लंबे समय से इसका उपयोग हो रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत जो है इसके उदाहरण है। गैर परंपरागत स्रोत है ये नवीकरणीय होते हैं, इसके भंडार जो असीमित है, इसका बार बार उपयोग होता है, पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। इन्हें हाल के ही वर्षों में विकसित किया गया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इस प्रकार आज हम लोगों ने ऊर्जा के स्रोत के बारे में चर्चा किया।
ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप अपना रिवीजन करते रहें। थैंक यू दोस्तों।